प्रशांत किशोर बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आए। ये अलग बात है कि उनके कई फैसले बहुत घातक हुए हैं। तो मतलब एक प्रत्याशी का डिग्री गड़बड़ा जा रहा है, एक प्रत्याशी का आधार कार्ड गड़बड़ा जा रहा है, एक का वोटर कार्ड गड़बड़ा जा रहा है, एक प्रत्याशी गड़बड़ा जा रहा है। ये सब प्रशांत किशोर को आगे भूत की तरह पीछा करेगा ये सब फैसला। भाजपा वाला खेल खेलना चाहते थे प्रशांत किशोर, 2-4 दिन और चाहते थे समय चुनाव पर निकल के, ऐसा नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर का मकसद कभी नहीं था, खुल के मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं था कि चुनाव आगे बढ़े। अगर प्रशांत किशोर की रणनीति होती इसमें अगर फायदा उठाने की इस तरीके की, तो ये नहीं कहते कि 10 दिन बाद चुनाव करें, वो कहते 10 दिन पहले कराइए, जो आया है पर्व त्योहार में वही वोट हमको दे के जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गेम बड़ा है लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। कल ही चुनाव प्रचार थमा है, 13 तारीख को वोटिंग होगा और उसके साथ साथ कई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। वोटिंग से पहले जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये लड़ाई त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव दावा ये कर रहे थे कि वो 4 सीटों पर जीतेंगे, वहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दिया है प्रशांत किशोर ने। इस पूरे विषय के साथ साथ और भी कई ऐसे विषय हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। हम नमन जी से सबसे पहले जानेंगे कि नमन जी, चुनाव प्रचार तो थम गया है, किस तरह से आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं? ठीक है, सबसे पहला तो प्रशांत किशोर ने निश्चित ही इस चुनाव को एक अलग आयाम दे दिया है। हमने इस बात का क्रेडिट प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए। हमने आज तक कई चुनाव देखे हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा बिहार में कभी भी इतना प्रभावी नहीं रहा है। हमने 2020 में चिराग पासवान का भी वो कूप देखा था, वो विद्रोह देखा था, जिसमें उन्होंने राजद को पहली बार नंबर 3 की पार्टी बना दी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार आज तक असहज हैं। तो एक बड़ी जीत उन्हें हुई, लेकिन वो खुद के लिए नहीं कुछ लेके आ पाए। एक विधायक जीता भी, उसे भी जदयू तोड़कर लेके चली गई। तो चिराग के उस लड़ाई से, उस तीसरे मोर्चे के विद्रोह में ताकत तो थी, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। लेकिन यही अंतर दिख रहा है प्रशांत किशोर की लड़ाई में। प्रशांत किशोर बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आए। ये अलग बात है कि उनके कई फैसले बहुत घातक हुए हैं। प्रत्याशी बदलने से लेकर प्रत्याशी के बारे में भ्रम फैलने तक, ये कहना कि हमारी एक बहुत सघन जांच प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को कोलैप्स कर जाना। और यहाँ तक कि मतलब एक प्रत्याशी का डिग्री गड़बड़ा जा रहा है, एक प्रत्याशी का आधार कार्ड गड़बड़ा जा रहा है, एक का वोटर कार्ड गड़बड़ा जा रहा है, एक प्रत्याशी गड़बड़ा जा रहा है। ये सब प्रशांत किशोर को आगे भूत की तरह पीछा करेगा ये सब फैसला। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत तगड़ा किया है, मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं। ये उनकी एक ताकत रही है, ये उनका एक मैनेजमेंट स्किल रहा है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए, अब जैसे कि कल ही एक खबर पूरे बिहार के मीडिया में दौड़ रही थी, चुनाव तो अपने वक्त पर होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसमें पेच फंसाने की कोशिश की। विशेष जानकारी तो आप दीजिए कि क्या कुछ ने कोशिश की। देखिए, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है पर्व के समय में हो रहा है और इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे बाकी राज्यों के चुनाव को आगे बढ़ाया गया, पीआई डाला गया और उसके चलते चुनाव आगे बढ़ा, जिसमें भाजपा का भी सहयोग लगा। इसे भाजपा भी चाहती थी कि अपने हिसाब से कि चुनाव आगे करेगी, पर्व त्योहार की वजह से कैंपेनिंग में दिक्कत ना हो, लोग चुनाव को लेकर बहुत माने उत्सुकता उनकी कम ना रहे, इसीलिए भाजपा ने कई राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया। प्रशांत किशोर जानते थे कि बिहार में ये पेच फंसाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनु सिंघवी के माध्यम से उन्होंने अपनी दलील वहां रख दी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो कि तय था कि क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट बिहार के इस चुनाव को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि समय दिया जा चुका। ऐसा क्यों? जबकि 2 राज्यों में आप देखे होंगे कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सेम कारण था, इसके चलते बढ़ाया गया। इसको लेकर के उन्होंने पीआईएल भी दाखिल किया था। आपको बता दें कि मैंने तब तक फैसला ये नहीं आया था, लेकिन 13 तारीख से ठीक पहले, मतलब वोटिंग का जो चुनाव प्रचार था उसके थमने के ठीक पहले ये फैसला आना कि नहीं, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसको लेकर के जो हमारे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2 जजों की जो बेंच है उसने फैसला किया कि हम चुनावी प्रक्रिया में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाकी राज्यों में कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, ये बड़ा विषय है, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, इसके पॉइंट की बात मैं चर्चा करूंगा नमन जी। ये तो न्यायालय की बात हुई ना, जबकि चुनाव आयोग ने ही 2 राज्यों में भाजपा ने जब दिया तो उसकी बात मान ली, और यही वो कारण था। महाराष्ट्र में पीआईएल भी दाखिल किया गया था, किसी के द्वारा दाखिल किया गया था, जो कहा था कि भाजपा से ही जुड़ा हुआ था। एक पर्व था जो जिसके चलते उन्होंने बढ़ाने की बात की थी, तो वो मान ली भी गई थी बात। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा विश्लेषण हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा वाला खेल खेलना चाहते थे, प्रशांत किशोर 2-4 दिन और चाहते थे समय चुनाव पर निकल के, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे की कहानी सुन लीजिए उसकी, ये हुआ क्यों।
देखिए, अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं किया है जी तो 3 दिन एग्जाम टाल देने से वो बच्चा जरूरी नहीं है कि पास ही कर जाएगा या फर्स्ट ही कर जाएगा। 3 दिन में कुछ खास तैयारी नहीं हो सकती है अगर शुरू से पढ़ाई नहीं की है तो। जी और जो शुरू से पढ़ाई किया है उसे 3 दिन और नहीं चाहिए होगा, वो चाहेगा कि आज का चुनाव हो जाए, आज का एग्जाम हो जाए। वही बात अगर आप जानना चाहिएगा प्रशांत किशोर संदर्भ में, तो प्रशांत किशोर का मकसद कभी नहीं था, खुल के मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं था कि चुनाव आगे बढ़े, क्योंकि उससे बहुत फायदा उनको होने वाला नहीं है। वो चाहते थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा इसे बना ले और ये मीडिया की सुर्खी बनाए, मुद्दा बना करके ये मुद्दा बने, और इसकी वजह से मेरी चर्चा बार बार हो कि प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को पर्व के साथ साथ जो एक चुनाव का दबाव है, दोनों नहीं चाहते थे एक साथ देना। हिंदू जनसंख्या को, वो खासतौर पर सवर्णों को ये मैसेज देना चाहते थे कि देखिए आपके पर्व त्योहार में हम आपको जबरदस्ती घर से निकालकर वोटिंग ऐसा में नहीं डालेंगे। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आए। वरना प्रशांत किशोर कायदे से ये नहीं कहते हैं, अगर प्रशांत किशोर की रणनीति होती इसमें अगर फायदा उठाने की इस तरीके की, तो ये नहीं कहते कि 10 दिन बाद चुनाव करें, वो कहते 10 दिन पहले कराइए, जो आया है पर्व त्योहार में वही वोट हमको दे के जाए। जी बिल्कुल वो बिल्कुल चला नहीं जाए, वो वोट दे के जाए, क्योंकि वोट देने के लिए तो वो आएंगे नहीं अलग से, क्योंकि सब भीड़े बता रही ट्रेन की। तो भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर जल्दी कराना चाहते हैं, लेट नहीं कराना चाहते। लेट इसलिए कराया है उन्होंने क्योंकि चाहते थे इसके माध्यम से भी, ये भी उनका मास्टर स्ट्रोक है, मीडिया को बिना मैनेज किए हुए, मीडिया में बिना किसी तरह का एडवर्टीजमेंट भेजे हुए उन्होंने 2 बार अपनी खबर चलवा ली। एक बार कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि चुनाव आगे बढ़े, एक बार कि प्रशांत किशोर को चुनाव आगे बढ़ने की जो मांग थी वो खारिज कर दी गई। और इसके साथ चुनाव के दिन अगर आपकी चर्चा इस तरीके से हो रही है तो इसका फायदा आप ही को होगा। बिल्कुल। 2 बातें और कहना चाहूंगा। देखिए, बेलागंज और रामगढ़, इन 2 जगहों पर तेजस्वी की नाक की लड़ाई है। ये दोनों राजद का गढ़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। दोनों जगहों से राजद जीतते आ रही है। वहाँ कोई लड़ाई भाजपा में नहीं रहती है, वो कोई जदयू लड़ाई में रहती है। मनोरमा देवी को टिकट देने का मकसद ही जदयू का ही था कि किसी तरीके से जिताया जाए इस सीट पर, वरना मनोरमा देवी इज नॉट द कैंडिडेट आइडियली जो जदयू चाहता है कहीं से। नीतीश कुमार के वर्क एथिक, नीतीश कुमार के आइडियोलॉजीज में मनोरमा देवी जैसे नेताओं के लिए जगह नहीं है। इसके बावजूद अगर उनको दे रहे हैं वो टिकट, तो इसका कारण ही है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो जानते हैं कि इस जगह पे लड़ाई बहुत कठिन है और जिताने का काम कोई कर सकता है तो यही कर सकती हैं, भले ही हमारे स्टैंडर्ड पर खरा न उतरती हो। अब उनको टिकट देने के बाद वो मेहनत तो कर रही हैं, रॉकी यादव मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत जन समर्थन भी उनके पक्ष में आया हुआ है। चूंकि यादव समाज से वो हैं, इसलिए विश्वनाथ यादव और सुरेंद्र यादव के वोट बैंक का जो एक रजिस्ट्री है उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कौन सा खेल किया? यहाँ खेल किया ना, यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी देकर जनसुराज ने खेल कर दिया है। वो एमओआई समीकरण जो बार बार तेजस्वी यादव गढ़ के लेके कहीं चले जाते हैं, उसमें सेंधमारी जो पिछली बार ओवैसी ने की थी, इस बार जनसुराज करने की कोशिश कर रही है। ट्रेडिशनली जनसुराज मुसलमानों, यादवों, ओबीसी दलितों की पार्टी नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके नेता जो सबसे आगे बैठे हुए और अग्रणी लाइन में बातचीत जो करते हैं वो सवर्ण ज्यादा उससे इत्तेफाक रखते हैं दिन की दलित और मुसलमान। अब है क्या कि भाजपा ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करने लगी है। बाकी पार्टियां जो भाजपा के साथ हैं वो सारी छोटे माने पिछड़ी जातियों के का एक गठबंधन है। आप उपेंद्र कुशवाहा को देखेंगे ओबीसी, आप चिराग को देखेंगे तो वो दलित, आप मांझी को देखेंगे तो वो SC ST, आप अगर किसी और दल को देखते हैं तो वो भी उसी तरीके से है। नीतीश कुमार ओबीसी की ही बात करेंगे, पिछड़ी जातियों की बात करते हैं। तो सवर्ण जाति का पार्टी बचा कहाँ भाजपा के अलावा? और भाजपा भी सम्राट चौधरी, बिल्कुल फ्रंट लाइन में, तो वही लोग फ्रंट लाइन में नित्यानंद राय, इन्हीं लोगों को आगे की हुई है। और कोई सवर्ण नेता अगर आगे बढ़ता भी है तो उसको भी शांत कर दिया जा रहा है जल्दी। तो निश्चित ही यहाँ एक बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है, जिस स्पेस पर बहुत मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उनको पता है कि ये तो वोटों में मेरे पास अबे करेगा। और उनके आने से पहले उनको ठप्पा भी लग गया कि ये पांडे है। ये तो राजद ने लगाया जानबूझकर। राजद ने जैसे नहीं होता कि आप गए किसी को कहने कि सर मेरा 5 किलो सोना चोरी हो गया, सर चोर को पकड़ दिया, तो पुलिस बोलता है 5 किलो सोना तो आया कहाँ से? राजद इसमें फंस गई। राजद गई रिपोर्ट दर्ज कराने जनसुराज का, और राजद खुद फंस गई। मतलब इतनी बड़ी पार्टी होके, इतना बड़ा होनहार नेता होके आपकी पार्टी तोड़ दे रहे हैं प्रशांत किशोर जैसे नए नेता। मतलब आपकी पार्टी का विचारधारा और लग रहा है कि लड़खड़ा रहा है क्या? नमक इसमें 2 बात और नजर आती है, बेलागंज और रामगढ़। बेलागंज और रामगढ़ में मुझे लगता है दोनों जगहों पर पेच फंस रहा है, जहां जनसुराज बेलागंज में काम ऑलमोस्ट बिगाड़ चुकी। और देखिए प्रयास तो किया, यहाँ तक कि ओसामा को भी जाना पड़ा, और वहां ओसामा का जाना तो और ज्यादा घातक हो गया। ओसामा गए तो थे साफ मन से, लेकिन ओसामा
के कार्यक्रम में जो पूरा कांड हुआ, लगा जैसे किसी ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको निगेटिव कर देना, तो वहां से निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होता कम दिख रहा है। जो लोग भी देखे होंगे, चाहे बहुत संभ्रांत मुसलमान, संभ्रांत लोग, जब देखेंगे उस घटना को तो उन्हें लगेगा कि राजद को वोट देंगे तो क्या यही सब क्या होगा, तो वो यहाँ पे बैकफुट पे चले जाते हैं। दूसरा, रामगढ़ की बात करते हैं, राजपूत वर्सेस राजपूत, वहाँ गढ़ है जगदानंद सिंह का, उस जगह से तुरंत एमपी बनकर आए हैं जगदानंद के पुत्र सुधाकर सिंह का बोली बदल गया। जो एमपी जीत कर आया है, जिसने निस्तोनाबूद कर दिया भाजपा के किला को, ध्वस्त कर दिया, उससे जब कहा जाता है कि एक छोटा सा गार्डन में मल्ल युद्ध करना है तो वो डरता क्यों है? वो ये क्यों कहता कि लाठी से लड़ेंगे? ये निश्चित ही किसी फॉरेन फैक्टर की वजह से है। भाजपा तो लगातार हारती आ रही है, तीसरे नंबर पे ये प्रत्याशी, तो आखिर इनसे डर के तो भाजपा जदयू राजद मतलब कंफ्यूज नहीं होगी, इसके चलते तो बयान नहीं आया होगा। निश्चित ही कोई तीसरा ताकत आया होगा। जन स्वराज और बसपा यही ना वहां लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जन स्वराज एक अच्छा वहां प्रदर्शन कर सकती है। मैं फिर कहूंगा प्रत्याशी चयन में वहां चूक हुई है। प्रशांत किशोर से कई गलतियां हुई हैं, दावा कर करके बहुत जगहों पर प्रशांत किशोर फिसले हैं। ये जो फिसले हैं वो इसका दर्द उनको कोई चुनाव में मिल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर को मैं फिर कहूंगा कि हम सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को खोने के लिए क्या है? कौन सा 4 को विधायक जिता के वो सत्ता में चले जाते हैं? ये तो प्रैक्टिस है उनके लिए। आप भले ही इसको बना रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच हार गया, लगता है ठीक तैयारी नहीं था, अरे मेन चुनाव में ना आइएगा जी, यहाँ की तैयारी थोड़ी प्रशांत किशोर को 4 सीट के कर चले हैं। ये अलग बात है, कुछ साइज ज्यादा लग रहे हैं। गलतियां भी दोनों जगह ही हुई हैं, रामगढ़ में भी और बेलागंज में भी उन्होंने प्रत्याशी बदला, उसको लेकर करारी में भी इनकी गलती की वजह से ये लड़ाई से ही बाहर हो गए, कहीं है ही नहीं। तो निश्चित ही प्रशांत किशोर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि तेजस्वी के लिए काल बन गए हैं। इन 2 सीटों पर अगर जो समीकरण है उसमें वहां भी ओबीसी का वोट काट रहे हैं, रामगढ़ में भी, तो वहां ओबीसी काट ही रहे हैं, सब बसपा काट ही लेगी दलितों का कुछ वोट, तो बचता क्या है? गैर यादव ओबीसी का वोट उनके तरफ बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा और ईबीसी का भी वोट शिफ्ट होने की पूरी मैं कह रहा हूँ वही उसी कोर पे तो वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत तो डिवाइड होगा, राजपूत कितना भी वो गढ़ रहा हो इनका, भाजपा अपने डिवाइड होगा। और हाल ही में चूंकि हारे हैं वहां से मिथिलेश तिवारी, तो एक सिंपैथी भी होगी ब्राह्मण भूमिहारों में कि हमने अपना गढ़ खो दिया, तो वो भी सिंपैथी का वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 2 जगहों पर पेच फंस गया है। राजद आगे होते हुए भी काफी आगे नहीं है, वो पिछड़ रही है, और उसका मुख्य कारण केवल और केवल प्रशांत किशोर है। यानी कि ये कहा जा सकता है नमन जी कि प्रशांत किशोर ने अपनी जो उनके पास जितना स्किल था उस स्किल सब लगा दिया, 4 सीटों में सब बुद्धि लगा दी। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में एक तीसरे कोण को पैदा कर रही है। 13 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। प्रशांत किशोर ने कोशिश तो बहुत कुछ किया था, लेकिन उस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये 23 तारीख को पता चलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।